हुकूमत की तरफ से 27वीं तरमीम को मंजूर करवाने की तैयारियां जोरों पर हैं। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि इस तरमीम से वफाक और सूबे सब मुतासर होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की छतरी तले जमातें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है 27वीं तरमीम के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए पर तोल रही हैं, लेकिन हुकूमत जो है तरमीम मंजूर करवाने के लिए जो है बड़ी पुरइत्माद दिखाई दे रही है। और क्यों ना हो, कहते हैं आज़ाद जो नंबर गेम है वो उनके हक़ में है। हुकूमती ज़राए का दावा है कि जी तमाम इत्तेहादी जो हैं वो नई आइनी तरमीम के मामले पर उसके साथ खड़े हैं, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने बरमला कहा है कि जी सूबाई खुदमुख्तारी और 18वीं तरमीम पर समझौता नहीं हो सकता। लेकिन इसी पार्टी के ज़राए का ये भी कहना है कि आज कराची में होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तरमीम को मंजूर करवाने के लिए कोई ना कोई राह जो है निकल आएगी। प्रोग्राम का आगाज़ हम पीपल्स पार्टी के इजलास से ही करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ कराची के चीफ रिपोर्टर मोहतरम इक़्तिदार अनवर साहब। जनाब इक़्तिदार साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि सुनने में आ रहा है कि 27वीं तरमीम का जो भी एक प्रपोज ड्राफ्ट है वो अभी तहरीरी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है। उनके पास क्या किसी भी इत्तेहादी के पास नहीं है। क्या खबर है आपकी इसकी हवाले से? आप बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। हमारे ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी कोई लिखा हुआ ड्राफ्ट जो है मौजूद नहीं है। उसके पास भी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के 2 ट्वीट्स हैं। इसके अलावा मुर्तज़ा वहाब, फारूक एच नाइक, ज़िया लंजार और दीगर के पास जो कुछ पॉइंट नोट हैं मुलाकात के, उस पर ही बातचीत की जा रही है। मजमूई तौर पर हमें यह बताया गया है कि 5 से 6 नुकात हैं जिनकी बास गश पिछले 1 माह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात और फिर हुकूमती वफ़द की नवाब शाह में जो सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई थी, उसके ही बातचीत पर जो ड्राफ्ट बनाया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। अभी बाज़ाब्ता ड्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दिया गया। बस आज की मुलाकात में भी जो थी वो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नोट करके लाई है। बताया यह गया है कि कल जब बिल टेबल किया जाएगा तो उसके बाद ये बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीगर इत्तेहादियों को दिया जाएगा। अच्छा, फिर जो हम देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम के हवाले से, NFC के हवाले से पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा जो हैं बड़ा मजबूत तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, और लेकिन कुछ ये कहते हैं कि जी कुछ चीज़ों पे कंसेंसस भी है। तो क्या लग रहा है आपको ये जो इस तरह के मामलात हैं कि जहाँ पे आपको नज़र आता है कि जी डिफरेंस ओपिनियन है, गो के नून लीग बड़ी पुरइत्माद है कि जी वो जब चाहे आसानी के साथ जो है मंजूर करवा लेंगे 27वीं तरमीम को? जनाब देखिए, अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जारी है, तो हमें हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि कोई 5 नुकात हैं कि जिनके ऊपर तफसीली और मुफस्सल बातचीत की जा रही है। इनमें नंबर 1 तो 243 है, हम जानते हैं कि वो क्या है। उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और आइनी कोड का जो मामला है वो है। NFC के ऊपर बात हो रही है और 18वीं तरमीम। ज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो अक्सरियती अरकान हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो 3 शुरू के पॉइंट हैं 243, इसके अलावा इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की थी और जो आइनी कोर्ट की तश्कील है, इस हवाले से तो ज़्यादातर अरकान की राय ये है कि उसे कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर हल कर लिया जाए। और ऐसा मालूम होता है कि क़यादत समेत ज़्यादातर अक्सरियती 70% तक जो लोग हैं वो इस बात पर मुत्तफिक है कि उसमें जो है वो बातचीत हो सकती है या बातचीत बनने के करीब तर है। लेकिन 2 पॉइंट ऐसे हैं कि जिनमें भरपूर तरीके से एहतजाज की बात की जा रही है, उसमें मज़ाहमत की बातचीत की जा रही है और उसमें यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत को इस बात के लिए कायल किया जाए कि अगर वो चाहती है 27वीं तरमीम को पास करवाना तो वो इन दोनों पॉइंट से या तो पीछे हट जाए या फिर इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाए, और वो हैं NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम का रोल बैक होना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि उसने काफ़ी जद्दोजहद के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी और फिर जो दीगर अराकीन है उसके 10 से 11 माह मेहनत करके ये 18वीं तरमीम बनाई थी। उस टाइम कंसेंसस डेवलप किया था और वो इस बात पर मुत्तफिक है कि ये चीज़ें जिस तरह चल रही हैं उस तरह ही चलनी चाहिए। एक और बात जो आज सुबह से सामने आई है, वो जो MQM से मुलाकात की वज़ीर साहब ने और उसमें कहा कि 140A में तब्दीली कर देंगे, तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उस हवाले से भी हैं क्योंकि पंजाब का लॉ थोड़ा सा
मुख्तलिफ है और सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो बल्दियाती निज़ाम को इंजॉय कर रही है, तो वो उस पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। अच्छा, ये इजलास कितनी देर जारी रहने का इम्कान है? मतलब कब तक खबर निकलेगी कि क्या उस पर डिस्कशन हुआ? और ज़ाहिर है कि हतमी नहीं होगा इस इजलास में जो भी बात होगी, क्योंकि जब तक बिल ड्राफ्ट नहीं आएगा उस वक्त तक तो चीज़ें बिल्कुल वो नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे आमिर साहब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी 5 से 6 दिन मजीद लेने के मूड में है। हमें ये बताया जा रहा है कि 13 तारीख को भी एक CEC कॉल की गई है इस्लामाबाद में। अच्छा। उसमें मजीद फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। ये इजलास शाम को 7:30 बजे शुरू हुआ था। अब हमें बिलावल हाउस के अंदर बुला लिया गया है। बताया यह गया है कि 11 सवा 11 बजे जो है वो रहनुमा आकर ब्रीफिंग देंगे यहाँ पर। इसका मतलब कि 12 बज जाएंगे रात के। लेकिन जो साथ साथ टाइम गेनिंग की बात हो रही है, यानी ये बताया गया कि जो लीडरान बाहर गए हैं मुल्क से या कुछ लोग उम्रे पर जाना चाहते थे, उन्हें कहा गया कि 13 तारीख की CEC भी इस्लामाबाद में मौजूद है, तो वो अपने जो सारी मसरूफियात है उसे शेड्यूल करें, उसे कम करें, ताकि इस सारे मामले को निपटाया जा सके। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बातचीत करने पर या अपने अरकान को समझाने का इरादा जो है वो रखती है। मज़ीद टाइम गेन के लिए वो कहना चाहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इक़्तिदार साहब, आपने अपना जो है कीमती वक्त दिया। हम बढ़ते हैं नाज़रीन यहाँ से अपने मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वाइस चेयरमैन हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के और साबिक़ रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। दिलचस्प सूरत हाल है और वो देखते हैं कि जी वो क्या कहते हैं। जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, लग यूँ रहा है कि 26वीं तरमीम के मुकाबले में हुकूमत 27वीं तरमीम बड़ा आसानी से हंसते खेलते जो है मंजूर करवा लेगी। इत्तेहादी सारे ऑन बोर्ड हैं, तो ऐसे में हिज़्ब इख्तिलाफ क्या कर सकती है? हंसते खेलते हुए मंजूर कराने के पीछे भी एक पस मंजर है आमिर भाई, वो हमें जहन में रखना चाहिए जी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त तो आपको याद है कि मेम्बरान को अगवा किया गया, उनको प्रेशराइज किया गया। जमातों के सरबराहान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ये बात जिन्होंने तस्दीक की, मिसाल के तौर पर अख्तर मेंगल साहब। अभी इस तरमीम को पास कराने के लिए तो पिछले 6-7 महीने से तैयारी हो रही थी। अच्छा। रिजर्व सीट्स का जो फैसला आया, जो PTI को महरूम किया गया उसके रिजर्व सीट्स के हिस्से से, और वो बाकी जमातों में माले गनीमत के तौर पे बांट दी गई, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों किया और उसका मकसद क्या था? मकसद 27वीं तरमीम और एक मेजॉरिटी दिलाना था हुकूमत को और उसके इत्तेहादियों को, और उसी तरह हुआ। फिर हमने देखा कि बहुत से मेंबरान जो हैं हाउस के, उनको सजाएं दी गई, उनको नाअहल किया गया, सिर्फ इस मकसद के तहत कि हुकूमत को मतलूबा नंबर मिल जाए कि जिसमें आईनी तरमीम कराने की जो थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं वो भी रास्ते से दूर हो जाए। तो इसकी तैयारी तो बड़े अरसे से चल रही थी। और मोहसिन नकवी साहब, कल रात में मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि 3 महीने से मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें आकर बताया कि वो इस पर काम कर रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड के अंदर तैयारी तो बहुत अरसे से चल रही थी। गालिबन सिर्फ बार काउंसिल्स के इलेक्शंस का इंतजार था कि वो खत्म हो और ये तरमीम सामने आ जाए, और ऐसे ही हुआ। बहरहाल अब जिस सूरत हाल का हमें सामना है, हम बतौर अपोजिशन के तो ये समझते हैं कि पिछले 7-8 साल पाकिस्तान ने बतौर हाइब्रिड निज़ाम के गुजारे, फिर हाइब्रिड प्लस का निज़ाम बना, लेकिन ये अब एक मुकम्मल तौर पर टोटलिटेरियन रजीम की तरफ हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अच्छा। और इसमें जो तरमीम प्रपोज की जा रही हैं, उन तरमीम के जरिए अदलिया के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा, हुकूमत के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा, और ये 243 के अंदर जो अमेंडमेंट आ रही है, इसके नतीजे में तो सिविलियन बालादस्ती और वो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट जो कि वैसे ही नहीं है, ये तमाम आइडियाज भी मनहदम हो जाएंगे जो सिर्फ किताबी तौर पर शायद हमारे आईन में मुझे ये बताइए कि 27वीं की तबाही निकल जाएगी। 27वीं तरमीम का एजेंडा बहुत वसी है, और जो कुछ हमने सुना वो कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने एक्स पे पोस्ट कर दी थी। इसमें जो भी मुबहम किस्म की तजावीज़ सामने आई, किसी पर आपको इत्तेफाक है या नहीं है? कोई तो अच्छी चीज़ होगी, आईनी अदालत का क़याम हुआ, कोई मतलब कोई पॉजिटिव चीज़ आपको नजर आई है इसमें? एक बड़ा पुराना मैक्सिम है आमिर भाई कि दोज हु सीक इक्विटी कम विद क्लीन हैंड्स। क्या इस गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट के पास वो इखलाकी हैसियत है कि ये
इतनी बड़ी आईनी एक्सरसाइज कर सके? क्या ये लोगों के वोट के नतीजे में इसका वजूद है? अगर इसका वजूद लोगों के वोट के नतीजे में नहीं है, फॉर्म 47 के नतीजे में है, इसको लोगों का मैंडेट हासिल नहीं है, तो इसको क्या हक पहुंचता है कि इतनी बड़ी आईनी तरमीम ये करती फिरे? ये तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के सहारे पर खड़ी की गई हुकूमत है। एस्टैब्लिशमेंट ने इनके हाथ में फॉर्म 47 पकड़ाए हैं, और ये पूरे मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जो सेलिएंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बुनियादें हैं इस मुल्क की, उनको हिलाने की तरफ चल पड़े हैं। इसमें जो लोग कह रहे हैं कि जी सबसे मुतनाज़ा जो है वो एनएफसी का तस्करा है कि जी एनएफसी में जो सूबों का हिस्सा है उसमें कमी बेशी होगी। क्या आप इसी को सबसे ज्यादा एक हर चैलेंजिंग चीज ही मुतनाजा है आमिर भाई। जी। सिर्फ एनएफसी के हवाले से चीजें मुतनाजा नहीं है, जजेस की ट्रांसफर एंड पोस्टिंग मुतनाजा है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी को बहाल करके हुकूमत को वो इख्तियारात दे देना जो कॉलोनियल दौर के अंदर रियाया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, वो इख्तियारात हुकूमत को मिल जाना मुतनाज़े है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क़याम मुतनाज़े है। उसके अंदर जजों की उम्र का मुतय्यन करना कि ये 70 साल तक उसके अंदर जजेस काम कर सकेंगे। 65 में सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है, उसके लिए तो आपने एक टेम्पटेशन क्रिएट कर दी। जजों की पोस्टिंग ट्रांसफर जब आप करेंगे तो उनके सर पर कांस्टेंट तलवार लटकेगी कि हमने अगर हुकूमत के खिलाफ फैसले दिए, हुकूमत को नाराज किया, तो हम कहीं उठाकर कहीं दूर फेंक दिए जाएंगे, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पिछाड़ होती है। इलेक्शन कमीशन की आप देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन की वैसे ही कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, लेकिन अब हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन भी घर का नौकर हो, इलेक्शन कमिश्नर। और मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर ने वैसे माशाल्लाह काफी हद तक ये बात साबित की है, लेकिन अब तो हुकूमत कोई और रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आप 18वीं तरमीम हिज़्ब इख्तिलाफ की क्या हिकमत अमली आप लोगों की क्या होगी? ज़ाहिर है कि पार्लियामान में आप रास्ता नहीं रोक सकते, नंबर गेम बिल्कुल कहते हैं ना उनके पास है। अच्छा, उसके वक्त नहीं है कि आप पार्लियामेंट से बाहर आप लोग कोई दबाव में इजाफा कर सके, क्योंकि बड़ा कम इन्होंने नोटिस पीरियड दिया है इसको मंजूर करवाने की। 14 नवंबर की डेडलाइन सुनी जा रही है, तो क्या ऑप्शन होंगे अब हिज़्ब इख्तिलाफ के पास? जिस दिन हुकूमत इसका ड्राफ्ट सामने लेकर आएगी, इंशाल्लाह उसी दिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन कौमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान करेगी। तमाम सियासी जमातों को, सिविल सोसाइटी को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको दावत देंगे कि उस कौमी कॉन्फ्रेंस में शरीक हों और बैठकर एक मुतफिका तौर पर एक हिकमत अमली बनाई जाए, और फिर उसमें जो राय सामने आएगी फिर उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। नहीं, फिर भी जो आपका थिंक टैंक है उसने कुछ तो सोचा होगा कि ये ऑप्शन है। आप समझते हैं कि एहतजाज करने की आप लोग पोजीशन में हैं? पार्लियामेंट में तो कुछ नहीं कर सकते, कोई सवाई शोर मचाया जा सकता है थोड़ा बहुत। 14 नवंबर को हमने हैदराबाद में एक जलसा रखा है, वहां से हम पूरे मुल्क में जलसों का वैसे ही एक इब्तिदा करने जा रहे थे पब्लिक मोमेंटम बनाने के लिए। तो अब ये जो वक्त है, इस वक्त में तमाम चीज़ों को हम बरूए कार लाएंगे। पब्लिक वो इत्तफाकन हमने जो जलसा रखा हुआ था वो भी इसी सिलसिले में एक अच्छी पब्लिक एक्टिविटी साबित होगी। और उसके अलावा भी हमने कुछ ऑप्शंस पे गौर किया है। कुछ न्यूक्लियर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन हम अभी तमाम अपोजिशन की जमातों को उस पर एतमाद में लेकर ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो आपकी साबका पार्टी है, पुरानी मोहब्बत आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो बड़ी कहते हैं कि जी जमहूरी रिवायात हैं उनकी, उनका क्या है कि उनका इजलास जो है वो जारी है एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेगमेंट। क्या आपको लग रहा है कि वो रजामंद होंगे? एनएफसी, कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर उनके अपने जो रहनुमा हैं उनमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या चैलेंज होगा पीपल्स पार्टी का? जिस दिन 27वीं तरमीम पास होगी, मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जुमला सुना देता हूँ जी। उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये होगा कि हमने 18वीं तरमीम बचा ली, अपने सूबे और दीगर सूबों की तालीम की वजारतें बचा ली, बहबूद आबादी की वजारतें बचा ली, और बादल नखास्ता रोती आंखों के साथ हम ये बाकी तरमीम को वोट देने जा रहे हैं। ये उनकी तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोग कह रहे थे कि जी इसीलिए डाला गया है आबादी को और तालीम को, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। हाँ। ये हकीकत है कि उनको हर जमात को कुछ ना कुछ फेस सेविंग चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की उनकी स्टेटमेंट देखिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वेलकम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। हर किसी ने अपने भी इसमें फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई शय रखी हुई है। तो बिल्कुल लगी रहे खोखर साहब के, इससे कुछ महाजराई और तलखियाँ जो हैं पाकिस्तान की सियासत में मजीद बढ़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने मुस्तफ़ा नवाब की गुफ्तगू सुनी, हिज़्ब इख्तिलाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं आपके सामने आए।